नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने चरम पर है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर विधानसभा 145 में जहां एक तरफ महायुति तथा महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशियों में हंसु कुमार पांडे भी अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराने में सफल दिखाई दे रहे हैं। हंसु कुमार पांडे मीरा भाईंदर मनपा में के 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं। स्टील उद्योग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही साथ सभी वर्गों के जाने पहचाने उम्मीदवार होने के बावजूद वे उत्तर भारतीय होने के कारण उत्तर भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय और अच्छी पकड़ भी रखते हैं। उनका चुनाव चिन्ह है टार्च और बैटरी। हंसु कुमार पांडे ने हमारे साथ एक साक्षात्कार में क्या बताया, आप भी सुनिए। हंसु कुमार पांडे जी, इस समय चुनाव का सरगर्मी एकदम तेज हो चुका है। सारे दिग्गज लोग खड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में आपने फिर राजनीति की दूसरी पारी स्टार्ट की, इसका कारण क्या है? नमस्कार, मैं हंसु कुमार पांडे 145 विधानसभा से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। मैं इसीलिए इलेक्शन लड़ने आया क्योंकि 15 साल नगर सेवक था। लोगों ने बोला कि पांडे जी, अब की बार आपको इलेक्शन कॉरपोरेशन का नहीं लड़ना है, आपको विधानसभा का लड़ना है। क्योंकि लोगों के अंदर एक विश्वास था कि जो आज नौटंकियां चल रही है शहर में, कई आमदार बने, कई लोग आमदार बने, कई एमएलसी बने। 10 साल जो एमएलसी थे, 5-5 साल 2 लोग आमदार, 3 लोग आमदार थे। इस शहर का कुछ विकास नहीं हुआ। ऊपर से लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ लादा गया। जो काम नहीं हुए, जो काम होने वाले हैं भविष्य में, हो सकता है कब हो गए, 10 साल बाद हो गए, 15 साल बाद हो गए या कल हो गए, वो किसी को पता नहीं है। इन लोगों ने उसका भी टैक्स लोगों के ऊपर बोझ लादा है। इसीलिए जनता ने एक बार मुझे पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि हंसु कुमार पांडे जैसा स्वच्छ छवि और ईमानदार आदमी आएगा तो वाकई में शहर का विकास होगा। मैं आप जो चुनाव मैदान में हैं, तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, शहर का मुद्दा बहुत आसान है और अच्छा सब है। मीरा भाईंदर एक बहुत ही अच्छा शहर है, जिसको अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं भगवान की मेहरबानी समझूंगा कि मुझे लोगों को काम करके दिखाने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है पानी का। जो पानी आया नहीं और उसका अतिरिक्त पानी पुरोठा टैक्स लग रहा है। जो रोड बने नहीं उसके रोड के टैक्स, स्ट्रीट टैक्स लग रहा है। लड़कियों के लिए मैटरनिटी की कोई भी सुविधा नहीं है। मीरा भाईंदर में प्लेग्राउंड नहीं है। प्लेग्राउंड है वो सब नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे दे के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। मैं शहर में एजुकेशन का माध्यम भी बहुत अच्छा स्तर पर सुधारना चाहता हूँ। उत्तन, जो हमने मिनी गोवा उत्तन को कहा जाता है, उत्तन को दर्जा देता है मिनी गोवा, लेकिन बना दिए उनको डंपिंग ग्राउंड। यहाँ के भूमिपुत्र जो है उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको नौकरी दिया जाता है। वो बेचारों को पता नहीं है कि हमको आज निकालेंगे कि कल। और कॉन्ट्रैक्टर और इसके जो नेताओं के बीच की साठगांठ है, उसमें ये बेचारे गरीब लोग पिस जाते हैं। क्या मिलता है उनको पगार? आप देखिए ना, क्या पगार मिलता है उनको। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मीरा भाईंदर एक जंक्शन बने और मीरा भाईंदर में गुजरात, राजस्थान और यूपी की कुछ गाड़ियां यहाँ रुके ताकि लोगों के लिए यहाँ से सुविधा हो। यहाँ पर एक उत्तर भारतीयों के काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनको भवन का लॉलीपॉप,
और भी वगैरह वगैरह दे के, लॉलीपॉप दे के फिर उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो क्या आप सब समाज के लिए तो कार्य करते ही, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए विशेष तौर से क्या करेंगे, क्योंकि वो सबसे दबे कुचले लोग में माने जाते हैं? भैया, आप बोलते हो कि उत्तर भारतीय बटे हुए, मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर भारतीय बटे हुए हैं। उत्तर भारतीय आप समझ गए हैं, वो लोग एकजुट है। हर समाज उत्तर भारतीयों में जो भी है, पाल, मौर्य, राजभर, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, सब अब की बार एक हो गए हैं और सबका एक ही नारा है, अब की बार हंसू कुमार। मैं फेरी वाले लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप बताइए मुझे, अगर फेरी वाले लोग अगर हमारे शहर में नहीं रहे तो कौन सा बड़ा नेता है और कौन सा छोटा इंसान है उसको सब्जी मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, दूध मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बताइए। और सबसे ज़्यादा अत्याचार इन फेरी वालों पे होता है। एक अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये लोग उनको दौड़ाते हैं, बाद में ये बेचारे गरीब जाके उनके पास सरेंडर होते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है अभी तुम लगाओ। आज पहले 60 रुपया पावती था, 40 से 60 हुआ, 60 से आज 90 रुपया पावती लेते हैं। इन लोगों ने जो भी मार्केट्स बनाया, क्यों नहीं इन लोगों ने उनको बिठाकर वहां पर लाइसेंस दिया और उनके ऊपर टैक्स लगाओ। भले 20,000 टैक्स लगाओ ना उनको साल का, लेकिन उनको एक स्थायी जगह दो ताकि वो लोग भी जब रिटायर हुए बेचारे जाएंगे घर पर तो कुछ तो लेके जाए घर पर, अपने बाल बच्चों को दे। आज जो बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, शताब्दी का सबसे बड़ा महामारी कोरोना आया, उस समय आपने देखा होगा कि सारे नेताओं कुछ नेता को छोड़ के बाहर निकले, बाकी सब घर बैठे रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा नेता चुने जो वो जनता के 24 घंटे या जब समय आए तो काम आए? ऐसा नेता कैसा, किस तरीके के चुनना चाहिए? सर, जनता ने तो ये देख लिया कि 2020 में जब कोरोना आया तो किसने काम किया उनके लिए। जनता को सब पता है, तो जनता ही तय करे कि भाई कैसा नेता चाहिए उनको, जो उनके बीच में रह चुका है, जो उनके आगे पीछे उनके लिए सब कुछ पोषण करने के लिए भागा दौड़ा, ना कि ऐसे लोग जिन्होंने डरा कर हमारे उत्तर भारतीयों को यूपी जाओ करके पूरा झोपड़पट्टी खाली करवाया था, बस लगा लगा के खाली करवाया था। हमने भी मना किया उनको, कई लोगों को हमने बोला कि आप टेंशन मत लो, नगर पालिका वालों को डांटा है हमने, सब किया हमने हमारे तरीके से जितना हो सकता था उतना किया। जब कोरोना काल में उस समय, आज तो बड़े बड़े लोग नेता लोग वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, उस समय ये लोग ही आमदार थे और माजी आमदार थे, सभी ने शहर का शोषण किया है। तब ये लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हमको अस्पताल बनाना चाहिए? इनको भी 5-5 साल मौका मिला ना, 5 साल में इन लोगों ने कोई अस्पताल की प्रोविजन नहीं किया, कोई एजुकेशन के स्तर नहीं अच्छे बढ़ाए, क्योंकि इनके खुद के अस्पताल है, इनके खुद के स्कूल्स है। तो ये पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करता। जो ये बड़े बड़े बात करते हैं ना, आज मैंने एक वीडियो देखा जो बोल रहे थे कि मैं यहाँ 4 लाख गरीब लोग हैं, उन 4 लाख गरीब लोगों की हालत मुझे पता है। अरे आपको पता होता तो आप इस शहर का शोषण नहीं करते, आपको पता होता तो ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करते, पहले ही अस्पताल अच्छे स्तर का अस्पताल बनाते थे। आप लोग कत्ल खाना लाने की बात कर रहे हो, कत्ल खाने की शहर को जरूरत है? कभी नहीं जरूरत है। कत्ल खाना सिर्फ एक मुद्दा बना के आप लोग 40 करोड़ रुपए का कत्ल खाना ला रहे थे। वही 40 करोड़ रुपया अगर आप एक अच्छे अस्पताल के, ये जो अपने पास हमारे पास अस्पताल बना हुआ है उसके अंदर आप सुविधा प्रोवाइड करें तो 40 करोड़ ने आपका 10 या 15 करोड़ रुपए के अंदर दोनों अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल और टेम्बा अस्पताल, दोनों सुधर सकता है। वो क्यों नहीं सोचा आपने उस समय? आप बड़े रोड के लिए 1200 करोड़ लाया, रोड बन गया तो क्या आपका शहर सुधर गया? मैं एक निवेदन कमिश्नर साहब से भी करना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब, 40-40 माले की बिल्डिंग बनाने से शहर नहीं सुधरता है। शहर को सुधारना है तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, शहर के अंदर पानी लाइए, शहर के अंदर रोड बनाइए, शहर के अंदर गटर बनाइए, शहर के अंदर प्लेग्राउंड बनाइए, शहर के अंदर वातावरण ऐसी ऊर्जा पैदा करिए कि लोग इधर इतने महंगे महंगे फ्लैट लेते उसका मन खुश हो जाए। आप लोग बेचने के टाइम तो ऐसा नल चालू करके दिखाते 24 आवर्स वाटर, 24/7, फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स, इट इज अ बोरिंग वाटर। पब्लिक को गुमराह मत करिए, अब की बार पब्लिक समझदार हो गई है। ये सिर्फ सिंबल का खेल नहीं है,
कि आप सोचेंगे कि मैं पार्टी का सिंबल मिल गया मुझे, वो बोले सोचेगा कि मुझे ये सिंबल मिल गया। वैसा कुछ नहीं है। जनता समझदार हो गई है और जनता अब की बार दिखाएगी। आपका चुनाव चिन्ह टार्च और बैटरी है, तो आप टार्च और बैटरी के निशानी के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? भगवान की बड़ी मेहरबानी है, मैंने यही चूज किया था। मुझे अंधेरे को रोशनी में बदलना है, इस शहर के अंधेरे को हटाना है, इसीलिए मैंने टॉर्च चुना था। और भगवान की मेहरबानी की देखिए, भगवान ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉर्च ही दे दिया। और मैं ये दावा करता हूँ आपको, इस शहर का अच्छा विकास करूंगा और इसमें रोशनी फैलाऊंगा। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।